देखिए, जो आपकी चर्चा चल रही थी वह थी राज्य के हितों की सुरक्षा हेतु सुझाए गए उपाय या प्रिंस में शासक को दिए गए निर्देश। इस पर हम आपको हमारी आपसे चर्चा होने वाली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस है, प्रिंस के 18वें अध्याय में एक तरह से मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को आचरण करना चाहिए, और इस विषय में जो उसकी शिक्षाएं हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ शीर्षकों के तहत करेंगे जिससे आपको शीर्षक याद रहें और उन पर आप अपनी पॉइंट टू पॉइंट, जो कि पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे, तब आसानी से आप अपनी बात को लिख सकते हैं। तो एक सफल शासक कौन हो सकता है? सफल शासक के लक्षण। इसके पहले तो आपने ये सारी चीज़ें देखी कि राजा को साध्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। तो इस विषय में जो सबसे पहली बात सामने आती है वह अत्यधिक शक्ति का अर्जन, अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन। देखिए, मैकियावेली भी एक तरह से माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य की अवधारणा में विश्वास करता था। और मैंने पहले भी बताया कि शक्ति मैकियावेली की विचारधारा का सबसे बड़ा केंद्रीय तत्व है। इसके पहले तो आपने सारी बातें पढ़ी थी, सिर्फ यही चीज़ रह गई थी मैकियावेली में। तो मैकियावेली अपने राजा को एक निर्देश देता है कि वह अत्यधिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करे, और वह विस्तारवादी था तो शक्ति का विस्तार करने का भी निर्देश देता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में मैकियावेली का यह मूल विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य है कि वह देश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। तो पहली बात आपको मैंने बताई कि अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना यह सफल शासक का गुण है। दूसरी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, साम दाम दंड भेद। इस उपाय को वह अपनाए। यानी जो मैकियावेली का नरेश है, मैकियावेली अपने नरेश को यह निर्देश देता है कि वह अपनी नीतियों में साम दाम दंड भेद का आवश्यक रूप से प्रयोग करे। जनता के सामने जो उसके गुण होंगे वह मानवोचित होने चाहिए। यानी हमेशा जनता के सामने उसे मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जब मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करेगा तो होगा क्या? जनता समझेगी कि मेरा राजा बहुत ही सद्गुणी है। लेकिन कभी भी उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। देखिए, राजा अपने नागरिकों को कुछ कुछ वचन देता है। जैसे चुनाव में मोदी जी आए तो आपको कहा कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो राजा के द्वारा राज्य के नागरिकों को जो वचन दिए जाते हैं उनका अपना महत्व है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे लोग समझें कि हमारा राजा बहुत ही सद्गुणी है। लेकिन कभी भी उसे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए। राजा के द्वारा अपने नागरिकों को जो भी वचन दिए जाते हैं उनका अपना महत्व होता है, लेकिन उनका पालन तभी तक करना चाहिए जब तक कि ऐसा करना राज्य के हित में हो। अगर राज्य के हित में नहीं है तो उसे पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट आप डालेंगे और वह है कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। देखिए, कानून का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा, आप सीधी सी बात जानिए कि सामाजिक मामलों में कभी भी निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। जो दंड है वो कठोरतम दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, जो कानूनों के अवहेलना, अगर कानून की अवहेलना होती है तो ऐसी स्थिति में वह बहुत ही भयानक होती है। तो जनता में यह भय बना रहना चाहिए। अगर हम कानून की अवहेलना करेंगे
तो हमें कठोरतम दंड मिलेगा। अगर ऐसा जनता में भय नहीं रहेगा तो जनता हमेशा कानूनों की अवहेलना करती रहेगी। तो अब मैकियावेली ने अपने प्रिंस पुस्तक में अपने सफल शासक को यह परामर्श दिया है। अगला परामर्श है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। आपका चौथा पॉइंट होगा सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली वहाँ भी मैंने आपको बताया क्या छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो मैकियावेली कहता है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। शासन के विरुद्ध किए जा रहे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों को उपद्रवों को जानने के लिए, यानी जो भी षड्यंत्र हो रहे हैं सत्ता के प्रति, अगर लोमड़ी की चालाकी नहीं आएगी, मक्कारी नहीं आएगी तो उसको जानना संभव नहीं है। और भेड़िया कब बने? विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए। सिंह की शक्ति होनी चाहिए क्योंकि मनुष्य क्या है? मानवता और पशुत्व के विरोधी तत्वों से मिलकर बना है। अतः राजा को दोनों तत्वों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए। ये पक्का सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, ये अगला क्रम आपका है। अगला है आपका सैनिक शक्ति का विस्तार। अगला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना। यानी हमेशा आप राजा को, मैकियावेली ने अपने प्रिंस में परामर्श अपने शासक को दिया है कि उसे सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए, लेकिन युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहिए। आपको मैं आप अरस्तु की तरफ भी ध्यान दीजिए। अरस्तु भी यह चाहता था कि जनता का ध्यान युद्ध की तरफ लगाए रखें। होगा क्या? अगर युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो मैकियावेली कहता है सैनिकों में अनुशासन, देशभक्ति, एकता, कठोरता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। तो मैकियावेली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए और उससे अधिक सम्मानजनक बात कोई नहीं है। देखिए जनता का ध्यान वहाँ लगा रहेगा, जनता के अंदर राष्ट्रभक्त की भावना आएगी। कोई भी मैटर हो, सारे मुद्दे दब जाते हैं। जब सीमा पे कोई भी दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में जनता का ध्यान उस तरफ लग जाता है और जनता स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाती है। अगला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपका, वह है आचरण भय युक्त हो किंतु घृणित नहीं। यानी राजा के आचरण के संबंध में भी वह चर्चा कर रहा है कि आचरण कैसा होना चाहिए? भय युक्त होना चाहिए। कहता है कि प्रेम की अपेक्षा भय मानव जीवन का स्थायी तत्व है। प्रेम की अपेक्षा भय मानव जीवन का स्थायी तत्व है। अतः प्रजाजन के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं हमारा प्रेम घृणा में न बदल जाए। यानी यह देखे कि ऐसा न हो कि राजा से लोग घृणा करने लगे, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा राज्य और राजा दोनों का नाश अवश्यंभावी है। राज्य का भी नाश होगा, राजा का भी नाश होगा। तो यह बात उसको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्रम आप बताएंगे राष्ट्रीय सेना का गठन। राजा को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। भाड़े की सेना पर, किराए की सेना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंगठित, महत्वाकांक्षी, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में कायर होते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई भय नहीं होता है और मनुष्य में कोई विश्वास नहीं होता। वह लिखता है कि दूसरों के अस्त्र असफल हो जाते हैं या अतिभार डालते हैं या बाधा प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी बात आप 2 लाइन में याद रखिएगा कि भाड़े की सेना पर, भाड़े के व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपने हैं, वंशानुगत हैं, उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई वंशानुगत नहीं है, अपना अपना ही होगा, वंशानुगत नहीं होगा। इसलिए कभी भी शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करे, किराए की सेना पर कभी विश्वास न करे। अगला आपको मैं बता रहा हूँ पॉइंट, वह है सम्मानपूर्ण आचरण। राजा के द्वारा सम्मान भी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए, सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। और इस दृष्टि से उसके लिए 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य, प्रजा वर्ग की स्त्री पर कभी भी कुदृष्टि न डाले। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रजा की संपत्ति को छीनने की कभी भी चेष्टा न करे। अगर प्रजा की संपत्ति छीनने की चेष्टा करेगा
तो लोग घृणा पैदा करेंगे। देखिए, एक बार समय आया, नोटबंदी मोदी जी ने की, लोग परेशान हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रजा की संपत्ति, चाहे अब भाई धनाढ्य लोगों को ये हमेशा प्रजातंत्र में एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने धन रखा है उनके धन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अगर धन की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो लोग राजा से घृणा करने लगेंगे। तो मैकियावेली भी यह कहता है कि राजा के द्वारा प्रजा की सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है योग्य मंत्रियों का चयन। योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श, यानी सीधी सी बात है भाई, अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते। जिस प्रकार रथ का अकेला पहिया रथ की गाड़ी को नहीं चला सकता, उसी प्रकार अकेला राजा राजकाज नहीं चला सकता। लेकिन राजकाज चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होगी। तो मंत्रियों के चयन में राजा के द्वारा बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्रियों की योग्यता, वफादारी और शासन की कुशलता, एक तरह से यह सब राजा का महत्वपूर्ण कार्य है। शासन की कुशलता तभी महत्वपूर्ण होगी जब मंत्री योग्य होंगे, तो उनका चयन करते वक्त सावधानी अपनानी चाहिए। अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, चापलूसों से दूर रहना। ये तो भाई सबकी कमजोरी है, सभी लोग सुनना चाहते हैं अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। आत्मस्तुति मनुष्य की कमजोरी है, अतः शासक को चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। राजा के लिए भी चापलूस संकट पैदा करेंगे, राज्य के लिए भी चापलूस संकट पैदा करेंगे। अतः राजा को हमेशा अगर कोई किसी की चापलूसी कर रहा है तो चापलूसों को हतोत्साहित करना चाहिए। उनको ये लगे कि हम जो कर रहे हैं वो गड़बड़ है। अगला आप पॉइंट आप नोट करेंगे और उसके पॉइंट आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। मितव्ययिता लेकिन साथ ही उदारता, यानी मितव्ययिता, राजा को अपने खर्च में कमी करनी चाहिए जिससे राजकोष में हानि न हो। दूसरी बात, युद्ध हुआ करते थे तो लड़ाई में लूट से माल मिलता था, तो पता लगा कि लूट करके कहीं युद्ध करके आए तो भाई सेना की मेहनत हुई, तो जो लूट का माल आए उसे चुपचाप खजाने में नहीं रखना चाहिए, पता लगा खजाने में डाल दीजिए, बल्कि उदारता पूर्वक प्रजाजनों में और सैनिकों में बांट देना चाहिए जिससे वो संतुष्ट रहें। अगर ऐसा राजा करेगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा में वृद्धि होगी, लोग संतुष्ट रहेंगे। अगला क्रम है वह व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को हमेशा व्यापार की उन्नति की, वाणिज्य की उन्नति की ओर सदैव ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य निर्धन हो जाएगा, और राज्य निर्धन होगा तो उसका कुफल उसे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन पता लगा कि वही व्यापार करने लगे तो स्वयं व्यापार के चक्कर में न पड़े। अगर स्वयं व्यापार के चक्कर की भाई सारा आमदनी हम ही कर लें, ऐसा चक्कर नहीं है। व्यापार और वाणिज्य के चक्कर में उसे स्वयं नहीं पड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है कला और साहित्य में रुचि। तो पहले तो राजा वैसे भी इस सब रुचि लिया करते थे, राजा को कला और साहित्य में रुचि लेना चाहिए। जनता यह समझे कि वह कला साहित्य की उन्नति के लिए उत्सुक है, जो प्रजा का दिमाग बड़ी बड़ी योजनाओं में लगाए जिससे जनता कभी भी विरोध की बात सोच ही न सके। अगला पॉइंट है वह है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। यानी एक बात का ध्यान और भी रखना है कि हमेशा योग्यता को प्रोत्साहित करें, निपुणता को प्रोत्साहित करें। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, राजा को क्या चाहिए, पुरस्कार देना हो तो स्वयं जा कर के दे। लोग लगे बड़ा अच्छा राजा है, पुरस्कार उपाधि दे रहा है। पुरस्कार उपाधियाँ पद प्रदान करने का कार्य राजा को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। इससे राजा की कीर्ति बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है। लेकिन अगर अप्रिय कार्य करना है, दमन करना है, दंड देना है, तो राजा के द्वारा ये सारे कार्य अपने अधिकारियों से कराने चाहिए जिससे जनता के मन में राजा के प्रति कभी भी घृणा पैदा न हो। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन। मैकियावेली के नरेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। कोई भी पड़ोसी इतना शक्तिशाली न हो जाए कि जिसके सामने राजा को नतमस्तक होना पड़े, और हमेशा पड़ोसी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करते रहना चाहिए। ऐसा होगा क्या, अगर राजा पड़ोसी मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे।
यानी कुल मिला जुला करके जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई लफड़ा होता है, तो झगड़ों का निपटारा करने के लिए राजा की ओर मुंह लगा करके पड़ोसी राज्य टकटकी लगाएंगे और उसका मुंह ताका करेंगे। मैकियावेली यह भी कहता है कि पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। और अंतिम पॉइंट इसमें मैं बताना चाहूँगा, और वह है विजित राज्य की जनता से मैत्री। यानी दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद उसके संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। वहाँ की प्रजा को प्रलोभन दे करके अपने अच्छे व्यवहार से अपना मित्र बना लेना चाहिए। पहले शासक की भूलों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मैकियावेली की विचारधारा राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, न कि राज्य संबंधी कोई दर्शन। तो मैकियावेली ने राज्य के उदय विस्तार और राजा के आचरण के संबंध में ये चर्चाएं की हैं। इसके पहले आपने सारी चीज़ें मैंने उस पर भी चर्चा की कि छल कपट को जानने के लिए, लोमड़ी को डराने के लिए राजा को शेर होना चाहिए। यह भी मैंने बताया कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या निर्दयतापूर्ण है, क्या गौरवपूर्ण है। यानी यह भी बताने का प्रयास वह निश्चित रूप से करता है। मानव स्वभाव के बारे में तो उसने कहा है कि सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कृतज्ञ, चंचल, झूठे, कायर, लोभी होते हैं। जब तक आपसे सफलता मिलती है वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपने जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य तभी तक किसी से प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो कुल मिला जुला करके ये सारी चीज़ें, और आप कुछ पॉइंट ऐसे हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे, उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कोटेशन में रही हैं, वो सब अपनी शीर्षकों में है। लेकिन फिलहाल जो आपका रह गया था वह था राजा के सफल नरेश के गुण। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि एक अच्छे शासक के गुण क्या है, या प्रिंस में मैकियावेली ने अपने शासक को क्या परामर्श दिया है, तो या मैकियावेली के नरेश संबंधी विचार, इसका अध्ययन किया। आगे हम फिर आपको सिद्ध करेंगे कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक या आधुनिक युग का जनक या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन, ये अगले ऑडियो वीडियो में हम आपको देंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।